नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि भारत का नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी भारतीय न्याय संहिता अपराधों के लिए सजा कैसे तय करता है। ये एक काफी जटिल विषय है, पर हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, जब कोई अपराध होता है तो एक जज ये कैसे तय करता है कि सही सजा क्या होगी? यही वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। तो देखिए, भारत में क्रिमिनल जस्टिस को लेकर एक नया कानून आया है जिसे हम भारतीय न्याय संहिता या BNS के नाम से जानते हैं, और इसने सजा तय करने के पूरे तरीके में कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए हैं। तो फिर एक जज के पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? इसे ऐसे सोचिए जैसे जज के पास एक तरह का पनिशमेंट मेन्यू होता है जिसमें से वो किसी भी अपराध के लिए सबसे सही सजा चुनते हैं। इस नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत अब कुल मिलाकर 6 अलग-अलग तरह की सजाएं हैं। इससे जजों के पास फैसले लेने के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। अगर हम पुराने कानून यानी IPC और नए BNS की तुलना करें तो एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। देखिए, मौत की सजा, आजीवन कारावास, ये सब तो पहले जैसा ही है, लेकिन BNS में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। ये एक बड़ा बदलाव है। पर बात इतनी सीधी भी नहीं है कि बस लिस्ट में से एक सजा चुन ली। जजों के पास अपना विवेक इस्तेमाल करने का अधिकार होता है, मतलब वो केस के हालात के हिसाब से फैसला लेते हैं, खासकर उन मामलों में जहां कानून में कोई कम से कम सजा तय नहीं की गई है। तो फिर एक अदालत किन बातों पर गौर करती है? भाई, अपराध किस तरह का था, उसे कैसे किया गया और अपराधी का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। और इन सब के अलावा दो बहुत जरूरी चीजें होती हैं, मिटिगेटिंग फैक्टर्स यानी वो बातें जो सजा को कम कर सकती हैं, और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो सजा को और बढ़ा सकती हैं। और यहीं से न्याय का असली काम शुरू होता है। एक जज को इन सभी बातों को, सजा कम करने वाले और सजा बढ़ाने वाले कारणों को न्याय के तराजू पर तौलना पड़ता है ताकि एक सही फैसला हो सके। चलिए इन दो शब्दों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। मिटिगेटिंग फैक्टर्स का मतलब है वो हालात जो सजा को हल्का कर सकते हैं, जैसे क्या ये उस व्यक्ति का पहला अपराध है या वो बहुत छोटा है। वहीं एग्रीवेटिंग फैक्टर्स सजा को और सख्त बना सकते हैं, जैसे अपराध कितनी क्रूरता से किया गया था। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। इस संतुलन को सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से समझा जा सकता है। कोर्ट ने कहा था, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि गरीबी किसी अपराध को सही ठहराती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि असल दुनिया में ये वजह किसी को अपराध की तरफ धकेल सकते हैं। सामाजिक आर्थिक हालात शायद गुनाह को कम ना करें, लेकिन हाँ, वो सजा कम करने की वजह जरूर बन सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालत मानती है कि अगर किसी व्यक्ति के सुधरने की गुंजाइश है तो ये सजा कम करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। यानी जो इंसान मजबूरी में अपराध करता है उसके बदलने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन उन मामलों का क्या जहां अपराध इतना संगीन हो कि सुधार की कोई गुंजाइश ही ना बचे? तब बात आती है सबसे कठोर सजा की, मौत की सजा। यह सजा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरले से विरले मामलों में ही दी जाती है, और इसके लिए नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 4 बहुत ही साफ गाइडलाइंस दी हैं। पहली, यह सजा सिर्फ सबसे घिनौने अपराधों के लिए है। दूसरी, सिर्फ अपराध को नहीं, अपराधी के हालात को भी देखना होगा। तीसरी, आजीवन कारावास नियम है और मौत की सजा एक अपवाद। और चौथी, सजा बढ़ाने और घटाने वाले सभी कारणों की एक पूरी बैलेंस शीट बनानी होगी जिसमें हर पहलू पर विचार किया जाए। इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए, आजीवन कारावास एक नियम है और मौत की सजा सिर्फ एक अपवाद। ये बात बिल्कुल साफ करती है कि मौत की सजा देने के लिए कितनी असाधारण वजहें होनी चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि न्याय सिर्फ कानून की किताब में लिखे शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक संतुलन साधने की कला है। भारत में सजा देना कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया है, जहां हर केस को उसके अपने खास हालातों के हिसाब से देखा और परखा जाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि कोई भी कानूनी सिस्टम ये कैसे पक्का कर सकता है कि सजा हमेशा न्यायपूर्ण हो, कभी भी मनमानी ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। भारत के नए लीगल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता में एक ऐसी पावर है जो कोर्ट के दिए गए फैसले तक को बदल सकती है। ये है सजा को कम करने की शक्ति, जिसे कॉम्यूटेशन भी कहते हैं। तो आखिर ये पावर है किसके पास और इसका असल मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं।
तो देखिए, आज हम 4 जरूरी बातें समझेंगे। सबसे पहले, ये सजा कम करने की शक्ति, ये है क्या चीज? दूसरा, ये तय कौन करता है, मतलब पावर किसके हाथ में है? तीसरा, क्या इस कानून से भी ऊपर कोई है? और आखिर में हम उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से जुड़े एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम सुनते हैं कि किसी की सजा कम कर दी गई है, तो उसका कानूनी तौर पर मतलब क्या होता है? देखिए, इसे कहते हैं लघुकरण या कॉम्यूटेशन। ये एक लीगल पावर है जिससे किसी की सजा को एक हल्की सजा में बदला जा सकता है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बदलाव के लिए दोषी की रजामंदी की भी कोई जरूरत नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पावर आखिर दी किसको गई है? आइए देखते हैं कि नया भारतीय न्याय संहिता इस बारे में क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 5 इसका सीधा सा जवाब देता है। ये कहता है कि उपयुक्त सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सजा को कम कर सकती है। और सारा खेल इन्हीं 2 शब्दों का है, उपयुक्त सरकार। तो जाहिर है, अगला सवाल यही बनता है कि कानून की नज़र में ये उपयुक्त सरकार आखिर है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? कानून इसका जवाब बहुत साफ तरीके से देता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तब फैसला लेती है जब सजा मौत की हो या फिर मामला केंद्र के बनाए किसी कानून से जुड़ा हो। वहीं बाकी मामलों में जो स्टेट के कानून के दायरे में आते हैं, उनमें फैसला लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और इसमें मौत की सजा भी शामिल है। अब कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो नया कानून है ना, ये सबसे ऊपर नहीं है। इसके ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जिसके पास दया या क्षमादान का आखिरी अधिकार है। इसे समझने के लिए हमें पावर की लेयर्स को देखना होगा। एक लेवल पर है भारतीय न्याय संहिता जो सरकार को सजा कम करने की पावर देता है, लेकिन उसके भी ऊपर है भारत का संविधान जो आर्टिकल 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को कहीं ज्यादा बड़ी और अल्टीमेट पावर्स देता है। देखिए, इन दोनों शक्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। बीएनएस के तहत सरकार सिर्फ सजा को एक हल्की सजा से बदल सकती है, लेकिन संविधान राष्ट्रपति और राज्यपालों को सजा पूरी तरह से माफ करने, उसे कुछ समय के लिए टालने या उसकी अवधि घटाने जैसी कहीं ज्यादा बड़ी शक्तियां देता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। और ये वो सवाल है जिसे लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम उम्र कैद से जुड़े एक बहुत बड़े लीगल मिथ को तोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या जिसे उम्र कैद की सजा होती है वो 14 साल बाद अपने आप जेल से बाहर आ जाता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है जो अक्सर सुनने को मिलती है। तो कानून के हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय न्याय संहिता एकदम साफ साफ कहता है कि उम्र कैद का मतलब है दोषी की बची हुई पूरी जिंदगी के लिए सख्त सजा। ये 14, 20 या 30 साल नहीं है, ये पूरी जिंदगी है। तो फिर ये 14 साल वाला नंबर आता कहाँ से है? देखिए, कानून ये कहता है कि 14 साल की सजा काटने के बाद सरकार उसकी बची हुई सजा को कम करने पर विचार कर सकती है, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। बिना किसी खास सरकारी आदेश के रिहाई मुमकिन ही नहीं है। और अगर इस पर कोई भी शक शुबा बचा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ मामले में इस पर फुल स्टॉप लगा दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि उम्र कैद का मतलब है पूरी जिंदगी की कैद और कोई भी कैदी 14 साल बाद रिहाई को अपना अधिकार नहीं बता सकता। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या समझा। पहली बात, सजा कम करने यानी कम्यूटेशन का मतलब है उसे एक हल्की सजा से बदल देना। दूसरी बात, ये पावर नए कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई है। तीसरी बात, इन सबसे ऊपर हमारा संविधान है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को माफी देने की सुप्रीम पावर देता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उम्र कैद का मतलब 14 साल बिल्कुल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सजा है। किसी की सजा को बदल देने की ये शक्ति वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि न्याय, दया और समाज की सुरक्षा के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए। इस पावर का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना चाहिए, सोचने वाली बात है। नमस्कार। आजीवन कारावास या उम्र कैद, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि इसका मतलब क्या है? पूरी जिंदगी जेल में
या फिर जैसा हम सुनते आए हैं 14 या 20 साल। सच कहूं तो ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो बहुत आम है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कानून असल में कहता क्या है। तो सवाल एकदम सीधा है। जब कोई जज कहता है आजीवन कारावास, तो उसका असली मतलब क्या है? क्या ये सजा सच में किसी के आखिरी सांस तक चलती है या इसमें कोई और पेंच है? आइए जरा कानून और कोर्ट के फैसलों को खंगाल कर इसका जवाब ढूंढते हैं। अक्सर हम सब ने फिल्मों में देखा है या आसपास सुना भी होगा कि अरे उम्र कैद तो बस कहने की बात है, 14 साल में अच्छे चाल चलन पर बाहर आ जाते हैं, है ना? ये एक बहुत ही कॉमन धारणा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानूनी तौर पर भी सच है? तो देखिए यहीं पर सारा कन्फ्यूजन है। एक तरफ है वो जो हम सब मानते हैं कि उम्र कैद मतलब 20 साल, और दूसरी तरफ है कानूनी हकीकत जो कहती है कि उम्र कैद का मतलब है पूरी जिंदगी। बस यही जो गैप है ना, इसी की वजह से सारी गलतफहमी पैदा होती है। तो फिर सही क्या है? इस कन्फ्यूजन को आखिर क्लियर कौन करेगा? जवाब है हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। चलिए सीधे उन्हीं के फैसलों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कोर्ट का इस पर क्या कहना है। ये बात है साल 2005 की। मोहम्मद मुन्ना बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा कि आजीवन कारावास का मतलब है पूरे जीवन के लिए कठोर कारावास। ये 14 या 20 साल के बराबर नहीं है। मतलब कोर्ट ने कोई कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं, एकदम क्लियर कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार कहकर छोड़ दिया गया हो, नहीं। इसके कई सालों बाद 2013 में मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास पूरे जीवन के लिए है, 10, 20 या 30 साल के लिए नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी देखिए, कोर्ट अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर बिल्कुल साफ है। बार बार अलग अलग फैसलों में यह कहा गया है कि उम्र कैद का मतलब है दोषी की पूरी जिंदगी, जब तक वो जीवित है। यही कानूनी सच्चाई है, इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतना क्लियर है तो फिर ये 14 या 20 साल वाली बात आई कहां से? हवा में तो नहीं आई होगी, है ना? जी हां, इसका भी एक कानूनी आधार है। तो चलिए अब इस 20 साल वाले मिथक की जड़ तक पहुंचते हैं। और ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि भाई अगर उम्र कैद मतलब उम्र भर है तो ये 20 साल का नंबर आखिर कानून की किताबों में कर क्या रहा है? तो जवाब है हाँ, ये नंबर कानून में मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक बिल्कुल ही अलग मकसद के लिए होता है। इसका जवाब मिलता है हमें भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 6 में। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये कहता है सजा की अवधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन यानी गणना के लिए है। ये सजा की असली लंबाई को बिल्कुल नहीं बदलता। चलिए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कानून में लिखा है कि कुछ खास मामलों में दोषी को आधी सजा काटने के बाद जमानत मिल सकती है। अब आप ही बताइए, पूरी जिंदगी का आधा कितना होता है? ये तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी की जिंदगी कितनी लंबी होगी ये कोई नहीं जानता, है ना? तो बस इसी तरह की कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून ने एक फिक्स नंबर मान लिया है, 20 साल। ये सिर्फ एक गणितीय सुविधा है और कुछ नहीं। इसका असली सजा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब पूरी बात का निचोड़ क्या है? सार ये है कि आजीवन कारावास शब्द के दो मतलब हैं और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन यानी अलग अलग संदर्भ में होता है। देखिए, जब असल में सजा काटने की बात आती है तब आजीवन कारावास का मतलब है पूरी जिंदगी, मतलब नेचुरल लाइफ। लेकिन जब किसी कानूनी वजह से सजा के किसी हिस्से की, किसी फ्रैक्शन की गणना करनी पड़ती है, तब सिर्फ उस कैलकुलेशन के लिए इसे 20 साल माना जाता है। बस यही वो एक लाइन का फर्क है जिसे हमें याद रखना है। तो अब ये तो साफ हो गया कि आजीवन कारावास का असली मतलब क्या है, पर यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि सरकार के पास सजा माफ करने या कम करने की शक्ति होती है, जिसे रेमिशन कहते हैं। तो फिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक उम्र कैद पाए दोषी की सजा कम की जा सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और पेचीदा विषय है, जिसकी बात शायद हम किसी और दिन करें। नमस्ते। भारत के लॉज में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम इसी नए भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, यानी सजा के नियमों को। ये सिर्फ लीगल जार्गन नहीं है, बल्कि ये इस बात पर सीधा असर डालता है कि न्याय आखिर दिया कैसे जाता है।
अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम सुनते हैं किसी को जेल हो गई, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या हर जेल की सज़ा एक जैसी होती है या कानून में इसके भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं? यही सवाल हमारे आज के एनालिसिस के सेंटर में है और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो चलिए, इस चीज को समझने के लिए हम भारत की नई दंड संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 को देखते हैं। इसने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ली है। हम इसी के खास सेक्शन को बारीकी से देखेंगे ताकि सजा के सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं सजा के नए नियमों की और खास तौर पर धारा 7 की, जो ये तय करती है कि जेल की सजा कितनी तरह की हो सकती है। कानून में एक फ्रेज है, किसी भी भांति का कारावास। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है कि अदालतों के पास ये चॉइस होती है कि वो दो अलग अलग तरह की जेल की सजाओं में से एक को चुने। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जस्टिस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये दो ऑप्शंस हैं क्या? कानून में ना दो तरह की जेल की सजा होती है। एक है कठोर कारावास और दूसरी साधारण कारावास। चलिए इन दोनों का फर्क समझते हैं, क्योंकि ये फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कठोर कारावास का मतलब है कि दोषी को जेल में मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, हार्ड लेबर। और वहीं दूसरी तरफ साधारण कारावास में ऐसा कुछ नहीं है, बस जेल में रहना है बिना किसी मेहनत वाले काम के। तो धारा 7 के हिसाब से जब एक जज किसी को सजा सुनाता है, तो उनके पास आखिर क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? यहीं पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब अपने विवेक से फैसला लेने की ताकत काम आती है। जज के पास ना बेसिकली 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो पूरी सजा को कठोर बना सकते हैं, मतलब सख्त मेहनत वाला कारावास। दूसरा, वो सजा को पूरी तरह साधारण रख सकते हैं। और तीसरा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो एक मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, थोड़ा हिस्सा कठोर और बाकी का साधारण। अब सवाल उठता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दी ही क्यों गई है? ऐसा इसलिए है ताकि जस्टिस, मतलब न्याय, सिर्फ किताबी न रह जाए। ये जजेस को मौका देता है कि वो केस की हर बारीकी को देखें, अपराध कितना गंभीर था, अपराधी के हालात क्या थे, और फिर एक बैलेंस सजा तय करें। लेकिन एक मिनट, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी हर केस में लागू होती है? नहीं। एक सिचुएशन ऐसी है जहां कानून बिल्कुल पत्थर की लकीर है, कोई गुंजाइश नहीं, और वो है आजीवन कारावास, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। हाँ, इस एक सजा के लिए जज के हाथ बंधे होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और ये नियम आया है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले से। और ये फैसला क्या कहता है? 1976 का एक केस था, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, आजीवन कारावास हमेशा कठोर होगा और कभी भी साधारण नहीं। बिल्कुल सीधी क्लियर कट बात, जो आज तक फॉलो की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि जब किसी को उम्र कैद होती है, तो जज ये नहीं चुन सकते कि सजा साधारण होगी या कठोर। कानून कहता है कि ये सजा हमेशा, ऑलवेज कठोर कारावासी होगी। ये दिखाता है कि इस सजा को कितना गंभीर माना जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये समझना कि ये दो तरह की सजाएं क्यों हैं और इनका क्या मतलब है, हमारे जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए मेन पॉइंट्स को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। भारत का कानून दो तरह की जेल की सजा देता है, कठोर और साधारण। ज्यादातर मामलों में कोर्ट्स को ये चुनने की पूरी आजादी है कि कौन सी सजा देनी है। लेकिन इसका एक बड़ा एक्सेप्शन है, उम्र कैद, जो हमेशा कठोर ही होती है। ये सिस्टम एक तरह का बैलेंस बनाता है। एक तरफ जजेस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और दूसरी तरफ सबसे गंभीर अपराधों के लिए एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड रखता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम कठोर और साधारण सजा के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह भी सोचना पड़ता है कि आखिर सजा का मकसद क्या होना चाहिए। क्या इसका मकसद सिर्फ बदला लेना है, एक तरह का रेट्रिब्यूशन, या फिर इसका मकसद अपराधी को सुधारना है, उसे रिफॉर्म करना है ताकि वो समाज में वापस आ सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। नमस्कार। आज हम भारत के नए दंड विधान यानी भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही अहम धारा को समझने वाले हैं। ये है धारा 8 और ये हमें बताती है कि अगर अदालत किसी पर जुर्माना लगाए और वो उसे भर ना पाए तो आगे क्या होता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं।
यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। मान लीजिए अदालत ने किसी पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन वो व्यक्ति उसे चुका नहीं सकता, तो ऐसे में हमारा कानून क्या कहता है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अदालतें आखिर जुर्माना तय कैसे करती हैं। इसके पीछे कुछ बुनियादी सिद्धांत काम करते हैं। अब देखिए, ये लाइन कानून में एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन दिखाती है। एक तरफ तो ये कहा गया है कि जुर्माना कितना भी हो सकता है, कोई ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट है ही नहीं। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी शर्त भी है कि जुर्माना अत्यधिक या एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे न्यायपालिका को साधना पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है कि तब क्या होता है जब कोई ये जुर्माना नहीं भर पाता? यहीं पर कानून का एक और पहलू सामने आता है, जिसे डिफ़ॉल्ट कारावास कहते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कारावास आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये जुर्माना न चुका पाने की सज़ा है। ये उस अपराध के लिए मिली जो भी मूल सज़ा है उसके ऊपर यानी एडिशनल सज़ा होती है। और यहीं पर कानून एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच देता है। नियम यह है कि जुर्माना न चुका पाने की वजह से जो अतिरिक्त जेल होगी वो उस अपराध के लिए दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा के 1/4 यानी 1/4 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही अहम सीमा है ताकि सज़ा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि अलग-अलग सिचुएशंस में डिफ़ॉल्ट कारावास की अवधि और उसका प्रकार यानी वो सज़ा कैसी होगी, ये कैसे तय किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। अगर मूल अपराध ऐसा था जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते थे, तो जुर्माना न भरने पर मिलने वाली जेल कठोर भी हो सकती है और साधारण भी। लेकिन अगर अपराध ही ऐसा था जिसकी सज़ा सिर्फ जुर्माना थी, तो डिफ़ॉल्ट कारावास हमेशा साधारण ही होगा। ये एक अहम अंतर है। तो जिन अपराधों में सिर्फ जुर्माना ही सज़ा है, उनके लिए कानून ने एक साफ सुथरा हिसाब बना दिया है। 5,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की जेल, 10,000 रुपये तक के लिए ये बढ़कर 4 महीने हो जाती है, और इसके ऊपर किसी भी रकम के लिए ये सीमा 1 साल की है। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सज़ा से जल्दी बाहर आने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अगर जुर्माने का कुछ हिस्सा भी चुका दिया जाए तो डिफ़ॉल्ट कारावास से जल्दी रिहाई मिल सकती है। चलिए इसको कानून में दिए गए उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए क नाम के एक व्यक्ति को 1,000 रुपये जुर्माने के बदले 4 महीने की जेल हुई। उसने 1 महीना जेल में बिताया और फिर 750 रुपये यानी 3/4 जुर्माना भर दिया। अब क्योंकि उसने अपनी सजा का 1/4 हिस्सा काट लिया था और 3/4 जुर्माना भी भर दिया, उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। मतलब चुकाए गए जुर्माने और काटी गई सजा में एक सीधा अनुपात है। अब तक जो भी हमने सिद्धांत समझे हैं उन्हें एक असल दुनिया के और बहुत ही चर्चित मामले के जरिए समझते हैं, उपहार सिनेमा त्रासदी मामला। संक्षेप में बताएं तो ये मामला दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए एक भयानक अग्निकांड का है। इसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। इसके मालिकों अंसल बंधुओं को दोषी पाया गया था। और यहीं से ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। अंसल बंधुओं में से हर एक पर 30 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। सोचिए, 30 करोड़ उस वक्त ये एक हैरान कर देने वाली रकम थी और इसने कई बड़े कानूनी सवाल खड़े कर दिए थे। और देखिए, हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सिद्धांत पर आ गए। क्या 30 करोड़ रुपए का जुर्माना अत्यधिक था, जिसकी कानून इजाजत नहीं देता? इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही अहम था। अदालत ने कहा कि जब तक डिफ़ॉल्ट कारावास की सजा कानून की 1/4 वाली सीमा के अंदर है, तब तक जुर्माने की रकम को अत्यधिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल एक ट्रॉमा सेंटर बनाने जैसे सामाजिक काम के लिए किया जाएगा। अच्छा, जाते जाते इस कानून से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी जान लेते हैं। पहली, सज़ा के 6 साल बाद तक जुर्माना वसूला जा सकता है। दूसरी, अगर अपराधी की मौत हो जाए तब भी जुर्माना माफ़ नहीं होता, वो उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। और तीसरी अहम बात, जुर्माना हमेशा किसी एक व्यक्ति पर लगता है, कभी भी सामूहिक रूप से नहीं।
तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। एक तरफ अपराध के लिए सजा देना जरूरी है और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की जुर्माना चुकाने की क्षमता भी देखनी होती है। तो कानून इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी न्याय प्रणाली के लिए हमेशा अहम बना रहेगा। कभी ये ख्याल आया है कि भाई एक ही गलती की सजा कितनी बार मिल सकती है? क्या इसकी कोई लिमिट होती है? हमारा कानून इस पेचीदा सवाल का जवाब कैसे देता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक गलत काम करे और उसे 10, 20 या 50 अलग-अलग सजाएं दे दी जाएं? सुनने में ही अजीब लगता है ना? बस यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। किसी को एक बार पीटने के लिए 50 अलग-अलग सजाएं दी जा रही हैं। मतलब हर डंडे की एक सजा। सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है, राइट? पर पता है, यही बेतुका सा लगने वाला सिनेरियो हमें जस्टिस के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल तक ले जाता है। तो अच्छी बात यह है कि हमारा कानून ऐसे अब्सर्ड नतीजों को होने से रोकता है। इसके लिए एक बहुत पुराना और बहुत ज़रूरी नियम है। नियम ये कहता है कि सज़ा हमेशा जुर्म के बराबर होनी चाहिए, एकदम प्रोपोर्शनेट, न उससे कम न उससे ज़्यादा। और इस पूरे कानूनी सिद्धांत का जो दिल है ना, वो है ये लैटिन कहावत। सदियों से दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स इसी एक लाइन के आधार पर काम करते आए हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा साधा है कि किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। बस यही वो बुनियाद है जिस पर प्रोपोर्शनल जस्टिस यानी अनुपातिक न्याय का पूरा ढांचा खड़ा है। तो भारत में ये जो नियम हैं, ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए इस धारा को जरा आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो सवाल ये है कि कानून फेयरनेस कैसे इंश्योर करता है। देखिए, ये 2 तरह से काम करता है। पहला, मान लीजिए कोई जुर्म कई छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर बना है, तो कानून कहता है कि इन सब हिस्सों को एक ही जुर्म माना जाएगा, अलग अलग नहीं। और दूसरा, अगर एक ही काम कई अलग अलग जुर्म की परिभाषा में फिट बैठता हो, तो सजा उनमें से जो सबसे गंभीर वाला जुर्म है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये एक तरह की डबल प्रोटेक्शन है। अच्छा, तो अब इन नियमों को उसी 50 डंडे वाली बेतुकी सी सिचुएशन पर लगाकर देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये कितना लॉजिकल है। स्टेप 1, एक्शन क्या हुआ? ए ने जेड को 50 डंडे मारे। स्टेप 2, कानून इसे कैसे देखता है? कानून कहता है कि भाई हर डंडा एक अलग जुर्म नहीं है, ये सब मिलकर एक ही जुर्म बनता है, जिसे हम कह सकते हैं पूरी पिटाई। और इसीलिए स्टेप 3, नतीजा क्या निकला? ए को 50 अलग अलग सजाएं नहीं, बल्कि उस पूरी पिटाई के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी। तो नियम तो एकदम साफ है ना? पर कानून में हमेशा लेकिन और अगर होता है, हमेशा कुछ बारीकियां होती है। तो क्या होता है जब सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? चलिए देखते हैं। चलिए अब एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जो इस नियम का एक जरूरी एक्सेप्शन है। एक ऐसी सिचुएशन जब एक ही घटना में एक काम 2 अलग अलग जुर्म बन जाता है। ठीक है, तो हम उसी सीन पर वापस चलते हैं। ए जेड को पीट रहा है। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तीसरा इंसान वाई बीच बचाव करने आता है और ए जानबूझकर वाई पर भी वार कर देता है। और हाँ, ये जानबूझकर शब्द यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर कानून की खूबसूरती दिखती है। एक्स पर जो हमला हुआ उसे जेड की पिटाई का हिस्सा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अलग इरादे से किया गया बिल्कुल नया और इंडिपेंडेंट एक्ट है, और इसीलिए ये एक नया जुर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है। ए ने जो जेड को पीटा उसके लिए उसे एक सजा मिलेगी, और ए ने जो जानबूझकर वाई पर हमला किया, जो कि एक बिल्कुल अलग काम था, उसके लिए उसे एक दूसरी अलग सजा मिलेगी। सिंपल, 2 अलग काम, 2 अलग सजाएं। तो आखिर ये पूरा कानूनी नियम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ कोई टेक्निकल रूल नहीं है, बल्कि ये तो न्याय की आत्मा में बसा एक सिद्धांत है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें समझनी है? पहली बात, ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि सजा जुर्म के हिसाब से हो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ये हमारे जस्टिस सिस्टम को हद से ज्यादा सख्त होने से रोकता है। तीसरी, ये डबल पनिशमेंट के खिलाफ हमारे अधिकार को बचाता है। और आखिर में ये 2 अपराधों के बीच एक साफ लकीर खींचता है कि कौन सा काम कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
देखिए, कानून का पावरफुल होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि वो हमेशा फेयर और प्रोपोर्शनेट रहे। तो सवाल ये है कि हम इस बैलेंस को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्ते। आज हम भारत के नए कानूनी ढांचे यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर छिपी एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब एक ऐसी अनोखी सिचुएशन जहां कानून को न्याय करना है लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। तो जरा सोचे, एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां अदालत को ये तो 100% यकीन है कि किसी ने जुर्म किया है, पर वो इस बात पे आके अटक जाती है कि भाई जुर्म आखिर है कौन सा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी सवाल है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए अदालत में केस चल रहा है। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि हाँ, इस इंसान ने कुछ तो गलत किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। अदालत अपने फैसले में कहती है, हाँ, ये व्यक्ति दोषी तो है, लेकिन जो हुआ है उसके हिसाब से ये 2 या शायद उससे भी ज्यादा जुर्मों में से किसी एक का दोषी हो सकता है। और मुश्किल ये है कि अदालत पक्के तौर पर ये नहीं कह पा रही कि असल में जुर्म कौन सा वाला है। अब देखिए, ये मामला दिलचस्प क्यों है? क्योंकि इस शक का असर बहुत बड़ा हो सकता है। मान लेते हैं कि 2 मुमकिन अपराध हैं। एक है अपराध ए, जो थोड़ा कम संगीन है और इसकी सजा भी कम है, और दूसरा है अपराध बी, जो कहीं ज्यादा गंभीर है और उसकी सजा भी बहुत ज्यादा है। तो अब असली सवाल यही है, ऐसे में हमारा जस्टिस सिस्टम क्या करता है? उस दोषी को सजा कौन सी मिलेगी? कम वाली या ज्यादा वाली, या फिर दोनों के बीच की कोई सजा तय होगी? क्या होगा आखिर? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में। जी हाँ, इस तरह की उलझन को सुलझाने के लिए कानून में एक खास नियम बनाया गया है। तो चलिए सीधे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 10 पर ही नजर डालते हैं। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर अदालत ये मानती है कि कोई व्यक्ति कई जुर्मों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन उसे शक है कि वो असल में कौन सा वाला जुर्म है, तो उस अपराधी को उस जुर्म की सजा दी जाएगी जिसके लिए सबसे कम सजा तय की गई है। तो ये नियम लागू कब होता है? इसे समझने के लिए 3 सीधी सी बातें हैं। पहली, ये कि उस व्यक्ति को बाकायदा दोषी ठहराया जा चुका हो। दूसरी, ये दोष कई मुमकिन अपराधों में से किसी एक के लिए हो। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा हो कि उसे शक है कि कौन सा अपराध हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यही है, कानून यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। वो सीधे सीधे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में सजा हमेशा उस जुर्म की मिलेगी जिसमें सबसे कम दंड का प्रावधान है। कोई अंदाजा नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं, बिल्कुल सीधा और साफ नियम। तो अब अपनी पुरानी कहानी पर वापस आते हैं, अपराध ए और अपराध बी वाली। अब हम जानते हैं कि इस नियम के हिसाब से उस दोषी को अपराध ए के लिए सजा मिलेगी, यानी कम वाली सजा। है ना कमाल? ये दिखाता है कि कैसे कानून शक की स्थिति में भी एकदम साफ और निष्पक्ष रास्ता दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है, जिसे उदारता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीनियंसी कह सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब भी कानून को किसी बात पर पक्का यकीन न हो या कोई शक हो, तो उसका फायदा हमेशा दोषी के हक में जाना चाहिए। यही हमारी न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता को दिखाता है। तो आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? चलिए फटाफट समझते हैं। पहली बात, ये जजों को ऐसी मुश्किल सिचुएशन में एक साफ रास्ता दिखाता है। दूसरी, ये इस बात को पक्का करता है कि किसी को गलती से भी ज्यादा सजा ना मिल जाए। तीसरी, ये इंसाफ के एक बहुत बड़े सिद्धांत को बचाता है कि शक का फायदा दोषी को मिले। और हाँ, एक जरूरी बात, ये नियम तभी काम करता है जब दोनों मुमकिन जुर्मों की सजा अलग अलग हो। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, इस तरह का कानून जो शक होने पर सबसे कम सजा देता है, वो समाज के लिए सजा की जरूरत और पूरी तरह से निष्पक्ष होने के सिद्धांत के बीच एक नाजुक संतुलन कैसे बनाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।
भारत में एक ऐसी सजा है जिसे सबसे कठोर सजाओं में से एक माना जाता है। वो है एकांत कारावास। तो आज हम इसी के कानूनी पहलुओं को समझेंगे कि आखिर इसे लेकर नियम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई आम सजा बिल्कुल नहीं है। खुद कानूनी जानकार इसे सजा के सबसे कठोर रूपों में से एक मानते हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लिए नियम कानून कितने सख्त और जरूरी होंगे। तो सवाल उठता है कि ये एकांत कारावास मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आखिर है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी कैदी को बिल्कुल अकेला कर देना, परिवार दोस्त किसी से कोई संपर्क नहीं, दुनिया से एकदम काट देना। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के सारे नियम इसी एक बात पर टिके हैं। तो भारत में इस सजा को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? चलिए अब बात करते हैं उस नए कानून की जो इसे कंट्रोल करता है। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 11। तो आज हमारी पूरी चर्चा इसी कानून के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सजा हर किसी को नहीं दी जा सकती। इसके लिए एक शर्त है, और वो ये कि सजा कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि किसी को कितने समय तक एकांत कारावास में रखा जा सकता है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो इस टेबल में साफ साफ बताया गया है कि कानून ने हर चीज कैसे तय कर दी है। जितनी लंबी सजा उसी के हिसाब से एकांत कारावास का समय। इससे ये तय होता है कि सब कुछ नियम के हिसाब से हो, अपनी मर्जी से नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लिमिट, सजा भले ही उम्र कैद क्यों ना हो, एकांत कारावास कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। बस ये फाइनल लिमिट है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। अच्छा, तो कानून तो हमने देख लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आइए समझते हैं कि वो क्या था। ये सब कुछ बदला एक ऐतिहासिक केस से, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक केस ने खासतौर पर मौत की सजा पाए कैदियों के लिए एकांत कारावास के सारे नियम पलट कर रख दिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बहुत सीधा था। क्या एक ऐसे कैदी को जिसे मौत की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन उसकी आखिरी अपील अभी बाकी है, क्या उसे एकांत कारावास में रखना जायज है? तो देखिए, यहाँ 2 चीजें आमने सामने थीं। एक तरफ जेलों की पुरानी प्रैक्टिस थी कि मौत की सजा वालों को अलग रखो, और दूसरी तरफ था हमारा संविधान जो कहता है कि एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो कोर्ट को यह तय करना था कि क्या ये एकांत कारावास एक तरह की दूसरी सजा है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और सीधा आया। कोर्ट ने कहा कि जब तक मौत की सजा पर फाइनल मोहर नहीं लग जाती, तब तक कैदी को एकांत में रखना गैरकानूनी है। ये संविधान के आर्टिकल 22 का सीधा सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि अरे ये तो हमेशा से होता आया है, ये दलील नहीं चलेगी। जब बात संविधान की हो तो कोई भी पुरानी प्रैक्टिस उसके ऊपर नहीं हो सकती। आखिर में संविधान ही सुप्रीम है। तो ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है? ये दिखाती है कि कैसे कानून एक तरफ स्टेट की पावर और दूसरी तरफ एक इंसान के अधिकारों के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, एकांत कारावास अपनी मर्जी से नहीं दिया जा सकता, इसके लिए सख्त नियम है। दूसरी बात, इसकी एक तय समय सीमा है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। और तीसरी सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसे एक एक्स्ट्रा सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी कानूनी सिस्टम सजा देने की अपनी ताकत और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के बीच ये संतुलन कैसे बनाए? ये सवाल सिर्फ एकांत कारावास का नहीं, बल्कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव से जुड़ा है, और इस पे सोचना हमेशा जरूरी रहेगा। सोचिए, सजा के सबसे मुश्किल तरीकों में से एक एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। पर सवाल ये है कि क्या इसकी कोई सीमा है? मतलब किसी इंसान को आखिर कब तक अकेले रखा जा सकता है? आज हम इसी के लीगल रूल्स की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, ये इंसानियत से जुड़ा है ना? आखिर वो कौन सी लाइन है जहां अकेलापन सजा से टॉर्चर बन जाता है? तो चलिए देखते हैं कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। हाँ, ये सच है कि एकांत कारावास एक लीगल पनिशमेंट है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर लिया जाए। इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं, और इसी वजह से इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं।
और ये नियम हमें कहाँ मिलते हैं? ये दिए गए हैं भारत के नए क्रिमिनल लॉ में, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में। यही वो कानूनी दस्तावेज है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की हदें तय करता है। तो फिर सवाल ये है कि ये नियम आखिर हैं क्या? चलिए, अब सीधा उन टाइम लिमिट्स और कंडीशंस पर आते हैं जो इन नियमों की सबसे अहम बात है। बस एक नंबर याद रखना है, 14। ये सबसे ज़रूरी नियम है। किसी भी हालत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ये एक नॉन नेगोशिएबल लिमिट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कानून ये भी कहता है कि 14 दिन की कैद के बाद कम से कम 14 दिन का ब्रेक देना ही पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, किसी को लगातार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। ये एक तरह का मैंडेटरी सेफ्टी मेजर है। अच्छा, पर एक मिनट, क्या होगा अगर किसी की सज़ा बहुत लंबी हो, मतलब सालों की सज़ा? क्या तब भी यही नियम लागू होंगे? कानून में इसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन है और यहीं पर मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहीं पर नियम और भी सख्त हो जाते हैं। अगर किसी की कुल सज़ा 3 महीने से ज़्यादा है तो एक और लेयर आ जाती है। ऐसे में पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए ही उन्हें एकांत में रखा जा सकता है। ये लंबी सज़ा काट रहे कैदियों के लिए एक मंथली सेफ्टी लिमिट है। तो अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो ये कुछ ऐसा है। 14 दिन वाला नियम तो हमेशा लागू होता है, वो बेसलाइन है। लेकिन अगर सज़ा लंबी है तो उसके ऊपर हर महीने 7 दिन की एक और लिमिट लगा दी जाती है। ये एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन क्या हो अगर अधिकारी इन नियमों का कोई तोड़ निकालने की कोशिश करें? मतलब कानून को सीधे सीधे ना तोड़ें, बल्कि उसे घुमा फिरा कर लागू करें। जैसे नाम तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ना दें, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही बना दें। हमारी अदालतें इस बात को भी समझती हैं। और इसी के जवाब में अदालतों ने एक टर्म दिया, क्वाजी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी अर्ध एकांत कारावास। ये बस एक फैंसी नाम है उस सिचुएशन के लिए जब किसी कैदी को ऑफिशियली तो सॉलिटरी में नहीं रखा जाता, पर असल में हालात बिल्कुल वैसे ही बना दिए जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। एक बहुत ही अहम केस है राजिया बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में अदालत ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि अगर किसी को दिन में 22 घंटे एक अलग सेल में बंद रखा जाता है तो उसे एकांत कारावास ही माना जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे नाम क्या दिया जाता है। ये जो नंबर है ना 22, ये एक बहुत पावरफुल बेंचमार्क बन गया। कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये गलत है, बल्कि एक ठोस नंबर बताकर भविष्य के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। तो सबक क्या है? नाम में कुछ नहीं रखा, असली हालात क्या हैं, सारी बात उसी पर टिकी है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ जेल के नियमों तक ही सीमित नहीं है। ये सीधा हमारे संविधान के एक बहुत ही गहरे और फंडामेंटल प्रिंसिपल से जाकर जुड़ता है। कोर्ट ने इसे सीधे सीधे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 से जोड़ा। ये वही आर्टिकल है जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट का साफ मानना था कि किसी को इस तरह से अलग थलग रखना उनके जीने के मौलिक अधिकार को छीनने जैसा है। मतलब ये सिर्फ एक प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसकी सबसे ज़रूरी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, कानून ने साफ साफ टाइम लिमिट्स तय कर दी हैं। अदालतें भी ये पक्का करती हैं कि इन नियमों को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि उनकी असल भावना के साथ लागू किया जाए। और ये सब क्यों? क्योंकि ये सब हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी जीने के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कानून ने तो अपनी सीमाएं तय कर दी हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर सज़ा और मानवाधिकारों के बीच सही बैलेंस कहाँ मिलता है, ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी। इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानून को उन लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए जो बार बार गंभीर अपराध करते हैं? आज हम भारतीय न्याय संहिता के एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान को समझने वाले हैं जो इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के कानूनी सिस्टम हमेशा सोचते रहते हैं। क्या सज़ा और ज़्यादा सख्त होनी चाहिए? क्या समाज को ऐसे लोगों से ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है? यही वो मूल सोच है जो अक्सर नए और ज़्यादा सख्त कानून बनाने की वजह बनती है।
और इसी सवाल के जवाब में भारतीय न्याय संहिता में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, धारा 13। ये धारा खास तौर पर बार बार अपराध करने वालों के लिए बनाई गई है, जिन्हें रेसिडिविस्ट्स भी कहते हैं। मतलब वो लोग जो एक बार सजा काटने के बाद भी दोबारा जुर्म की दुनिया में लौट आते हैं। ठीक है, तो ये है कानून की अपनी भाषा। और हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ी मुश्किल और भारी भरकम लग सकती है, लेकिन इसका मतलब समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए साथ मिलकर इसे आसान बनाते हैं और देखते हैं कि ये असल में कहना क्या चाहता है। तो इस कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसकी शर्तों और इसके नतीजों को अलग अलग करके देखें। मतलब ये कानून कब और किस पर लागू होता है, और जब लागू होता है तो फिर होता क्या है। अगर हम इसका सार निकालें तो बात बस इतनी सी है, ये कानून उन अपराधियों को टारगेट करता है जो एक बार सजा पाने के बाद भी सुधरते नहीं हैं और उसी तरह के गंभीर अपराधों में फिर से शामिल हो जाते हैं। देखिए, ये जो बढ़ी हुई सजा है, ये हर किसी पर लागू नहीं होती। इसके लिए एक बहुत ही साफ 3 भागों वाली परीक्षा है। किसी भी अपराधी को ये सख्त सजा देने से पहले इन तीनों शर्तों का एक साथ पूरा होना बेहद जरूरी है। चलिए इन शर्तों को एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त, उस व्यक्ति का पहले से ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसे दोषी ठहराया जा चुका हो। दूसरी शर्त, ये कोई भी छोटा मोटा अपराध नहीं हो सकता। पहला और दूसरा दोनों ही अपराध संहिता के अध्याय 10 या 17 के तहत आने चाहिए, जिनमें संपत्ति और सार्वजनिक शांति के खिलाफ गंभीर अपराध शामिल हैं। और तीसरी और बहुत जरूरी शर्त, दोनों अपराध इतने गंभीर होने चाहिए कि उनकी सजा कम से कम 3 साल की कैद हो। सिर्फ जब ये तीनों शर्तें एक साथ बिना किसी शक के पूरी होती हैं, तभी धारा 13 की सख्त सजा लागू हो सकती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कानून किस पर लागू होता है, तो चलिए अब इसके परिणाम पर ध्यान देते हैं। जब कोई अपराधी इस 3 भागों वाली परीक्षा में पास हो जाता है, तो उसे सजा क्या मिलती है? अब इस स्लाइड में जो फर्क है वो सच में देखने वाला है। आम हालात में अपराधी को उस खास जुर्म के लिए तय सजा मिलती जो शायद 3 या 4 साल होती, लेकिन धारा 13 के तहत जज के पास सजा को बढ़ाकर 10 साल तक करने या यहाँ तक कि उम्र कैद देने का भी अधिकार होता है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर बदलाव है। इन कानूनी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक काल्पनिक केस देखते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये कानून असल जिंदगी के हालातों में कैसे लागू हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को 2026 में एक गंभीर चोरी के लिए 4 साल की सजा होती है। ये अपराध अध्याय 17 के तहत आता है और सजा 3 साल से ज्यादा है। तो पहली और तीसरी शर्त पूरी हो गई, वो 2030 में रिहा होता है। फिर 2032 में वो फिर से एक और गंभीर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। ये भी अध्याय 17 के तहत ही है। तो अब दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। क्योंकि तीनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इस बार जज उसे सिर्फ चोरी की सामान्य सजा नहीं, बल्कि धारा 13 के तहत 10 साल तक की जेल या उम्र कैद भी दे सकते हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये कानून कैसे काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सख्त कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इस बड़े बदलाव के पीछे कानून बनाने वालों का असल इरादा क्या है? देखिए, इस कानून का मकसद समाज में एक साफ संदेश भेजना है। इसे आदतन अपराधियों को रोकने के लिए बनाया गया है, खास तौर पर उन्हें जो संपत्ति या सार्वजनिक शांति से जुड़े गंभीर अपराधों में बार बार शामिल होते हैं। इसके पीछे सोच ये है कि ज्यादा सख्त सजा का डर शायद उन्हें दोबारा अपराध करने से रोकेगा। और ये हमें एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या इस तरह के सख्त कानून वाकई में अपराध कम करने में मदद करते हैं, या फिर ये अपराधियों के लिए समाज में वापस लौटना और सुधरना और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।